नमस्कार। संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। हमारे देश में करोड़ों लोग आजीविका के लिए संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र से 4 करोड़ 65 लाख श्रमिक जुड़े हुए हैं। इसमें तकरीबन 90% मजदूर असंगठित क्षेत्र से हैं, जो मुख्यतः निर्माण, होटल, रेहड़ी पटरी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। कोरोना महामारी की वजह से भारत में 40 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगार प्रभावित हुए और देश में बेरोजगारी के मामलों में भी वृद्धि हुई। श्रम संबंधी संसदीय समिति ने बढ़ती बेरोजगारी और नौकरियों की हानि पर कोरोना महामारी के प्रभाव की पड़ताल की। साथ ही यह भी जाना कि रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का क्या असर हुआ। समिति की सिफारिशों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर। साथ ही विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा और यह भी जानेंगे कि कैसे कोरोना महामारी ने रोजगार पर असर डाला और क्या है सरकार की तैयारी। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शंकर अग्रवाल, पूर्व सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय। सर, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं विनय कुमार सिन्हा, महासचिव, भारतीय मजदूर संघ। विनय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसे संसद में 3 अगस्त को पेश किया गया था। संसदीय समिति ने बेरोजगारी के साथ संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नौकरियों पर कोरोना महामारी के प्रभाव की विस्तृत पड़ताल की और अपने अहम सुझाव भी दिए। कोरोना महामारी की वजह से भारत में 40 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगार बुरी तरह से प्रभावित हुए और देश में बेरोजगारी के मामलों में भी वृद्धि हुई। श्रम संबंधी संसदीय समिति ने बढ़ती बेरोजगारी और नौकरियों की हानि पर कोरोना महामारी के प्रभाव के साथ रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के प्रभाव के असर को जानने के लिए इस विषय की जांच की और अपनी रिपोर्ट 3 अगस्त को संसद में पेश की। संसदीय समिति ने कोरोना महामारी के दौरान श्रमिकों के लाभ के लिए शुरू की गई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और अपने सुझाव दिए। समिति ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू करने की पैरवी की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। संसदीय समिति ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण राशि को सीधे नकद अनुदान में बदलने की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने मनरेगा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के विस्तार की सिफारिश की है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए तो खूब कार्यक्रम चला रही है, लेकिन शहरी गरीबों के लिए ऐसे कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं। समिति ने शहरी गरीबों के लिए रोजगार कार्यक्रम चलाने को लेकर अपने सुझाव दिए हैं और कहा है कि मनरेगा की ही तर्ज पर शहरी आबादी के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलना चाहिए। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि मौसमी रोजगार और असंगठित क्षेत्रों में नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की कमी के कारण महामारी में श्रमिकों पर सबसे बुरा असर हुआ। कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करते हुए औद्योगिक क्लस्टर्स को विकसित करना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के डेटाबेस प्रक्रिया को आसान बनाने पर समिति ने जोर दिया है। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया है कि कोरोना महामारी के दौरान महिला मजदूर बड़े पैमाने पर बेरोजगार हुई हैं और सरकार से सिफारिश की गई है कि महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों से सरकारी खरीद बढ़नी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। शंकर अग्रवाल जी, जिस तरह से संसदीय समिति ने कोरोना महामारी की वजह से रोजगार के क्षेत्र में और संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की, मजदूरों की जिंदगी में एक प्रभाव डाला है, संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि रोजगार के मामले काफ़ी घटे हैं और दोनों ही क्षेत्रों में लोगों को अपनी नौकरियों से भी नुकसान झेलना पड़ा और साथ में कई तरह की सामाजिक दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। समिति को सरकार ने अपनी तैयारियों के विषय में बताया भी है। सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई ताकि मजदूरों को किसी तरह की हानि ना हो। उसके बावजूद संसदीय समिति ने अपनी कई सिफारिशें दी हैं। आप किस तरह देखते हैं?
कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हों या असंगठित क्षेत्र के हों, दोनों को नुकसान हुआ। और कैसे नुकसान हुआ? दो तरीके से। कई लोगों की नौकरी चली गई और कई लोगों की दोबारा, जिनको नौकरी भी मिली तो उनको कम वेजेस पे या कम सैलरी पे उनको दोबारा रखा गया। तो जैसे मान लीजिए कोई, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया था, रेस्टोरेंट में छोटा कोई ढाबा है और वो ढाबा ही बंद हो गया तो वो चला गया। दोबारा जब आया तो उसने कहा मेरा ऑलरेडी इतना नुकसान हो गया है, तो मैं आपको पहले 10,000 रुपये देता था, अब मैं आपको 7,000 रुपये दूंगा या 8,000 रुपये दूंगा। तो दो वजह से उनको हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक नौकरियां नहीं मिल पाई। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में या अपनी पड़ताल में ये पाया तो है कि जो पहला लॉकडाउन था उसके बाद रोजगार के अवसरों में कमी हुई है और जो न्यूनतम मजदूरी की बात है उसमें भी गिरावट हुई है। लेकिन संसदीय समिति का ये भी मानना है कि जब दूसरा लॉकडाउन हटा है उसके बाद स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं और जिस तरह से अब बाजार खुल रहा है तो स्थिति और आगे अच्छी होती जाएगी, जिस तरह से भारत सरकार ने अपनी तमाम योजनाएं चलाई हैं इन मजदूरों के कल्याण के लिए। देयर नो डाउट, कोई इसमें अगेन कोई संशय नहीं है कि सेकेंड जो कोरोना की लहर आई थी उसके पश्चात जैसे जैसे इकॉनमी ओपन अप हो रही है, रोज़गार के अवसर बढ़े। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि बहुत सारे लोग पिछले 2 साल के दौरान पे सामान नहीं खरीद पाए। उनके मन में एक इच्छा है कि चलिए मैं एक नई शर्ट खरीद देता हूँ, एक नया जूता खरीद देता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डिमांड भी ज़्यादा मार्केट में हुआ है। कितने दिन तक सस्टेन रहता है ये दूसरी बात है, लेकिन देयर नो डाउट कि जैसे जैसे इकॉनमी ओपन अप हो रही है वैसे वैसे लोग अपने अपने एंटरप्राइजेस खोल रहे हैं, अपने अपनी दुकानें खोल रहे हैं, अपने अपने ढाबे, रेस्टोरेंट और बाकी छोटी छोटी चीज़ें खोल रहे हैं। अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो हॉकर्स पाएंगे और ठेलिए वाले और बहुत तरह के लोग बाग पाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद एक काफ़ी बड़ा हिस्सा अभी भी जो इकॉनमी का लाभ होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वो उसको शायद नहीं प्राप्त कर पाए, उसमें थोड़ा समय लगेगा। हमारे साथ कार्यक्रम में विनय कुमार सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। आप भारतीय मजदूर संघ से हैं और संसदीय समिति ने जब इस विषय की पड़ताल की तो उसने भारतीय मजदूर संघ से भी पक्ष जानना चाहा, क्योंकि आप विनय जी, आप लोग मजदूरों के बीच में रहते हैं और श्रमिकों के लिए काम करते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि कोरोना महामारी के दौरान किस तरह का नुकसान हुआ और सरकार द्वारा जितनी योजनाएं अब चलाई जा रही हैं और जिस तरह से बाजार धीरे धीरे खुल रहा है, क्या आपको लगता है कि स्थिति अब बेहतर होगी? कोरोना काल में आप सबके ध्यान में होगा कि 25 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ और वेरी नेक्स्ट डे सारे एम्प्लॉयर ने शटर डाउन किया और वर्कर्स को थ्रोन आउट किया, जिसके कारण माइग्रेशन बढ़ा। माइग्रेंट लेबर जब वो गांव की ओर आए, उनको ऐसा लगा कि गांव पर जाकर हम सुरक्षित होंगे, लेकिन वहाँ भी कोई बहुत रोजगार की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सरकार का इनिशिएटिव एप्रिसिएबल रहा कि सरकार ने उस लॉकडाउन के पीरियड में लगभग 1.7 लाख करोड़ जो है सो वो फूड सपोर्ट्स के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सरकार ने दिया। इसी तरह से सरकार के कई इनिशिएटिव्स हुए, लेकिन जो एम्प्लॉयर्स का इनिशिएटिव था वो इनह्यूमन लगा कि उनका वेज नहीं मिला, उनका जॉब से हटाया लोगों ने। और इन स्पाइट ऑफ कि सरकार ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि लॉकडाउन पीरियड का वेज उनको मिलना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयर लोग ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि निगोशिएट करके किया जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो एक्सेप्ट हेल्थ सेक्टर और आईटी सेक्टर को अगर छोड़ दें, कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जो मतलब उस लॉकडाउन के पीरियड में प्रभावित हो, चाहे टूरिज्म हो, होटल हो, ट्रांसपोर्ट हो, मतलब एवरी सेक्टर इस लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल कंट्री लगभग स्टैंड स्टिल हुआ। लेकिन सरकार ने कई ऐसे योजनाओं का प्रयास किया, उन योजनाओं से धीरे धीरे पटरी पर आना इकोनॉमी शुरू हुआ। देन फिर एक सेकंड लॉकडाउन का जो लहर आया, उसके कारण वर्कर्स को रिटर्न होने में उनको कॉन्फिडेंस वो लूज किए। वर्कर्स जो है सो अपने पुराने जॉब या पुराने स्थान पर जाने में एक तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आया,
दूसरा, जो पहले लॉकडाउन में जो एम्प्लॉयर ने जिस तरह से उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया, तो वो भी उनका एक मन में भय, डर के कारण। लेकिन सरकार का जो इनिशिएटिव्स था वो ठीक था, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो सका। हम अपने दर्शकों को बताते चले, जिस श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने यह रिपोर्ट पेश की है, कौन है उसके अध्यक्ष और सदस्य, साथ ही समिति की बैठकों पर भी एक नजर। संसद की श्रम मामलों की स्थायी समिति एक महत्वपूर्ण समिति है। समिति ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से जुड़ी बढ़ती बेरोजगारी व संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नौकरियों के नुकसान पर कोविड के प्रभाव विषय पर अपना प्रतिवेदन 3 अगस्त को प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन 12 मजदूर संघों और 4 उद्योग संघों से बातचीत के आधार पर संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किया गया। समिति के अध्यक्ष लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब हैं और इस समिति में लोकसभा से 18 और राज्यसभा से 9 सदस्य हैं। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया कि मौसमी रोजगार और असंगठित क्षेत्रों में नियोक्ता कर्मचारी संबंधों की कमी के कारण महामारी में श्रमिकों पर बहुत बुरा असर हुआ। कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करते हुए औद्योगिक क्लस्टर्स को विकसित करना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाए और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के डेटाबेस प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए। संसदीय समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लाभ के लिए सेस फंड्स बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। जिस तरह से श्रमिकों के डेटाबेस को लेकर संसदीय समिति ने सुझाव दिया है, हमने देखा है कि तमाम तरह की जो सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं मजदूरों के लिए, उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो निरक्षर होते हैं, उनके पास योजनाओं के बारे में जागरूकता नहीं होती है, इस वजह से वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं। और संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में से पाया है और सिफारिश की है कि डेटाबेस की जो प्रक्रिया है उसे आसान बनाना चाहिए और मजदूरों के बीच जागरूकता को भी बढ़ाना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कोई ऐसे प्रक्रिया के माध्यम से लाभ दें जो सरल हो और साथ में उनके इंटरेस्ट की और उनके लाभ, उनके रुचि की हो, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारे पास एक अच्छा डेटाबेस होना चाहिए। अगर अभी यही नहीं मालूम है कि कौन असंगठित क्षेत्र में है, कौन नहीं है, तो आप उसको लाभ कैसे देंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक श्रम पोर्टल जो बनाया गया है और उसके ऊपर इन सब पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और रजिस्ट्रेशन में कॉमन सर्विस सेंटर का सहयोग लिया जाए तो गांव में अच्छा काम चला है। शहरों में भी ये काम धीरे धीरे हो रहा है। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगी कि मुझे इस रजिस्ट्रेशन से कभी लाभ होगा, तब तक कोई रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के भी माध्यम से ये बात सभी लोगों तक पहुंचाई जा रही है कि पहले अपने आप को आप रजिस्टर करा लीजिए। एक बार जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो जो भी लाभ मिल रहा है, खासकर जो सामाजिक सुरक्षा, अभी तक सामाजिक सुरक्षा जो है वो प्राइमरीली जो संगठित क्षेत्र के लोग हैं, EPFO एंड ESIC, उनको लाभ देती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में, मान लीजिए आपके घर में कोई मेड है, उसको तो कोई भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ नहीं है। ड्राइवर है, उसका कोई लाभ नहीं है। कोई आपने चौकीदार लगा रखा है, उसका कोई वो नहीं। इन सब के लिए जरूरी है पहले एक डेटाबेस बना लें। उस डेटाबेस के आधार पे फिर हम उनको ये कह सकते हैं कि उनको धीरे धीरे करके हम सामाजिक सुरक्षा का लाभ देंगे। आप चूंकि रोजगार और श्रम मंत्रालय के सचिव रहे हैं, तो आप लोग जब कोई योजना बनाते हैं तो क्या उसके क्रियान्वयन और मजदूरों, श्रमिकों, किसानों के बीच में उसकी जागरूकता हो, इसको लेकर भी काम करते हैं? हर प्रोग्राम का एक अभिन्न अंग होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ एक बात हर ब्यूरोक्रेट को या जो भी इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसीज हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एंड ऑब्जेक्टिव है या जो एंड हमारा कस्टमर है या क्लाइंट है, दैट मीन जैसे मान लीजिए मजदूर है असंगठित क्षेत्र का, उसको कैसे ये लाभ मिलेगा। हम मेनी टाइम क्या करते हैं, हम अपने एंथुसियाज्म में और ये देख के कि इसका कोई लीकेज नहीं हो, इसका कोई गलत वो फ़ायदा ना उठा ले, इतना सिस्टम को ध्रुव और क्लिष्ट बना देते हैं कि बहुत मुश्किल से एंड यूज़र को लाभ मिल पाता है।
विनय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी शंकर जी चूंकि मंत्रालय के सचिव रहे हैं और उन्होंने योजनाओं को बनाया था, तो उनसे हम जान रहे थे कि क्रियान्वयन और जागरूकता के लिहाज से मंत्रालय क्या करता है। जब केंद्र और राज्य सरकारें योजनाएं बनाती हैं मजदूरों के लिए, तो क्या आप लोग भी उन योजनाओं के प्रचार प्रसार में कोई भूमिका निभाते हैं? देखिए, अभी ई श्रम पोर्टल का जब लॉन्चिंग था तो माननीय श्रम मंत्री जी ने सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को आमंत्रित किया था और उन्होंने आग्रह किया था। लेकिन एक इस देश की समस्या क्या है कि सरकारें योजनाएं पार्लियामेंट में बनाती हैं, लेकिन अभी श्रम सचिव जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इसका डिलीवरी पर हमारा कंट्रोल नहीं, सर्विसेज के डिलीवरी पर हमारा कंट्रोल नहीं होने के कारण अंतिम आदमी तक ये इसका लाभ पहुंचता नहीं। इसके लिए हम सभी श्रम संगठन मिलकर के इसके अवेयरनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जो है आपको फ्री होना है और जो सुविधा केंद्र है उसको में अगर जो लोग कराते हैं तो सरकार उनको पैसा देती है। लेकिन फिर भी अभी जो है सो जो सामान्य जानकारी मिली है कि लोगों से 100 रुपये 50 रुपये लेकर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हम ट्रेड यूनियन के लोग अवेयरनेस करते हैं, हम अपने लोगों के बीच ये बताते हैं कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जब तक कि डिलीवरी सिस्टम पर कंट्रोल सरकार का नहीं होगा, डिलीवरी सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन पर अगर जब तक कंट्रोल नहीं होगा, ये किसी भी योजना का लाभ अंतिम लोगों को प्राप्त होना बड़ी मुश्किल है और ये कई बार हम लोगों ने सरकार को ऐसा सुझाव दिया है। संसदीय समिति ने कोरोना महामारी के दौरान श्रमिकों के लाभ के लिए शुरू की गई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की और अपने सुझाव दिए। समिति ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को पूरे देश में लागू करने की पैरवी की ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचे। संसदीय समिति ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण राशि को सीधे नकद अनुदान में बदलने की सिफारिश की। समिति ने मनरेगा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के विस्तार की भी सिफारिश की है। शंकर जी, जिस तरह से भारत सरकार ने ये कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं ताकि जो ये मजदूर हैं, श्रमिक हैं, प्रवासी खासतौर से जो मजदूर हैं, उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हमने देखा था जब कोरोना महामारी के पहले लॉकडाउन में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली वो काफ़ी भयावह थी। लोग अपने घरों को जाने के लिए जिस तरह से लंबी कतारों में थे और बड़े बड़े राजमार्गों पे हम उनको पैदल चलते हुए देख रहे थे। ऐसे में ज़रूरत महसूस की गई कि एक देश एक राशन कार्ड होना चाहिए, जहां वो रहे वहीं उसे राशन मिल जाए। तो वैसे तो संसदीय समिति ने इस योजना की सराहना की है, लेकिन पूरे देश में अभी कुछ राज्य हैं जो छूट गए हैं, तो इनके क्रियान्वयन को लेकर उन्होंने अभी सिफारिश किया कि पूरे देश में इसे लागू किया जाए। आप क्या कहेंगे? क्योंकि माइग्रेंट लेबर, मानिए बिहार से कोई आदमी दिल्ली काम करने आता है और उसका राशन कार्ड बिहार में बना है और वो राशन कार्ड बिहार में रहता है, तो यहाँ से उसको कैसे राशन मिलेगा, एक बहुत बड़ी समस्या थी। IT के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पॉसिबल है कि एक ही राशन कार्ड पूरे देश में उस व्यक्ति के लिए लागू रहेगा और उसको भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कागज़ का कोई राशन कार्ड दिया ही जाए। वो अपना आधार नंबर दे, अपना राशन कार्ड दे, वो जहाँ पे जाएगा अपने बायोमेट्रिक्स दे के राशन प्राप्त कर सकता है। इसमें बहुत मुश्किल बात नहीं है, समय लगेगा, बट मुझे लगता है मे भी 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में ये पूरे देश में लागू हो जाएगी योजना। एक और साथ में आपने कहा जो राशन के साथ साथ जो दूसरी बड़ी समस्या थी माइग्रेंट, वो है गुड क्वालिटी हाउसिंग फैसिलिटी। क्या होता है कि अगर आप देखें माइग्रेंट लेबर अभी भी एक कमरे में 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग आ गए, कैसे कोई रह सकता है? और ख़ासकर जब महामारी है, कोरोना जैसी है, तो वो वैसे भी नहीं रह सकता। एंड थर्ड, अगर उसकी रोजगार ख़त्म हो गया तो कैसे रहेगा? ये बहुत ज़रूरी है कि राज्य सरकारें, केंद्र सरकार या जहाँ भी जो भी पॉसिबल हो सकता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाजनक, बहुत लेविश नहीं बनाना है, नॉर्मल कॉमन जो अच्छे से एक लो कॉस्ट हाउसिंग हम गरीब मजदूरों के लिए दें, जिसके अंदर एक्सेस टू गुड क्वालिटी वाटर हो, एक्सेस टू सम हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, एक्सेस टू सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट हो। अगर ये हम कर देंगे तो ये जो बार बार माइग्रेंट के होता है कि महामारी हो गई, कोई और समस्या होगी तो उनको वापस गांव जाना पड़ता है, वो शायद उतनी दूर नहीं रह जाएगी। देखिए, लोग क्यों माइग्रेट करते हैं? माइग्रेट प्राइमरली लोग करते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि जहाँ जहाँ भी रोज़गार का उसको अवसर मिलेगा लोग वहीं चलते जाएंगे।
हमें कोशिश करनी पड़ेगी जहाँ जहाँ भी रोजगार के अवसर हैं वहाँ पे हम इस तरह की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। दूसरी चीज़ कि वो जहाँ रहता है वहाँ भी आधारभूत सुविधाएं प्राप्त कराएं और साथ में एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी क्रिएट करें। जो हम लोग ये बात करते हैं मेक इन इंडिया का जो ध्येय था, ऑब्जेक्ट था, वो यही था, ऑब्जेक्टिव था कि हम लोकल एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ क्रिएट करें जिससे लोगों को अक्रॉस सेक्टर, चाहे हाई स्किल, मीडियम स्किल, अनस्किल, तीनों प्रकार के लोगों को वहीं पर रोजगार का अवसर मिल सके। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया कि मजदूरों के लिए चलाई जा रही सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के विषय में श्रमिकों को जागरूक बनाने के लिए प्रयास होने चाहिए। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में पाया कि कोरोना महामारी के दौरान महिला मजदूर बड़े पैमाने पर बेरोजगार हुई हैं और सरकार से सिफारिश की गई है कि महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों से सरकारी खरीद बढ़नी चाहिए। समिति ने खासतौर से महिला मजदूरों को लेकर भी चिंता जाहिर की है, क्योंकि जब हम मजदूरों की बात करते हैं तो एक बड़ी संख्या महिला मजदूरों की है जो वंचित वर्ग से आती हैं और शहरों में काम करने के लिए आते हैं या ग्रामीण इलाकों में भी वो काम करती हैं, तो उनको इस कोरोना महामारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो क्या आप देखते हैं कि जो चाहे केंद्र की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, वो आपको लगता है मजदूरों को तक पहुँच रही हैं और उसका लाभ पहुँच रहा है उन तक? आप अगर देखेंगे तो 1979 में माइग्रेंट लेबर एक्ट बना पार्लियामेंट से, और आज तक वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ रहता तो अभी कोरोना में जो माइग्रेंट लेबर की दुर्दशा हुई शायद नहीं होता। तो सरकार की योजनाएं बहुत ही अच्छी हैं और खास करके सरकार ने असंगठित क्षेत्र के सोशल सिक्योरिटी और वेज कोड जो लाया है वो फैंटास्टिक है, लेकिन सबसे समस्या है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर कितना सरकार करा पा रही है। अगर सरकार इसमें कराने में सक्षम होती है तो इससे बेहतर कोई योजना हो नहीं सकती है। खास करके महिलाओं को लेकर के भारतीय मजदूर संघ ने ऐसा सुझाव दिया पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी को, कि ये बीड़ी इंडस्ट्री, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, 40 करोड़ इसमें मजदूर खास करके महिला ही स्थानीय स्तर पर, गांव के स्तर पर लगी है। हमने सुझाव दिया कि आप इंडस्ट्रियल क्लस्टर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, बहुत सारे राज्यों में कई ऐसे जिले हैं जहां बहुत अच्छे उत्पाद होता है लेकिन उनको मार्केटिंग की सुविधा नहीं है, उनका प्रोसेसिंग की सुविधा नहीं है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इस तरह के हमने कई सुझाव दिया है और सरकार संभवतः इस पर विचार भी कर रही है। तो एक ही मेरा सुझाव है आप सबके माध्यम से भी कि सरकार इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर अगर करती है तो इससे बेहतर कोई योजना नहीं हो सकती है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए तो खूब कार्यक्रम चला रही है, लेकिन शहरी गरीबों के लिए ऐसे कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं। संसदीय समिति ने शहरी गरीबों के लिए रोजगार कार्यक्रम चलाने को लेकर अपने सुझाव दिए हैं और कहा है कि मनरेगा की ही तर्ज पर शहरी आबादी के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाना चाहिए। शंकर अग्रवाल जी, आप चूंकि श्रम मंत्रालय के साथ साथ आप शहरी विकास मंत्रालय में भी सचिव रह चुके हैं और संसदीय समिति ने जब बेरोजगारी और कोरोना के प्रभाव को, नौकरियों को लेकर अपनी जो पड़ताल की है उसमें पाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए तो भारत सरकार काफ़ी योजनाएं बना रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में गरीबों के कल्याण के लिए रोजगार के स्तर पर उतनी योजनाएं नहीं बन रही हैं और सुझाव दिया है कि मनरेगा की ही तर्ज पर शहरों में भी ऐसी ही कोई समानांतर योजना बननी चाहिए। ग्रामीण में एक और लाभ ये होता है कि अगर किसी के पास रोजगार नहीं भी है तो पास पड़ोस के जो लोग बाग हैं वो उसका थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं, खाना वाना कुछ खिला देते हैं। शहरों में ये सुविधा भी गरीब बेचारे जो अर्बन पुअर्स हैं उनके पास ये भी अवसर नहीं होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सरकार या सरकार की कोई एजेंसी इस प्रकार का एक मैकेनिज्म क्रिएट करे कि अगर किसी के पास कोई रोज़गार नहीं है, चाहे वो थोड़ा सब ऑप्टिमल रोज़गार ही क्यों ना हो, लेकिन जैसे उसमें मनरेगा में कि 100 दिन का हम लोग गारंटी करते हैं, तो इसी तरीके से कि 100 दिन तक का रोजगार हम शहरी क्षेत्रों में भी दे सकें, ऐसा कर सकते हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम ये है कि गांव में क्या होता है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो सकते हैं, सड़क बन सकती है, कहीं पे कुआं बन सकता है, तालाब हो सकता है, कहीं कुछ और काम हो सकता है। हमको थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा
कि मान लीजिए जैसे शहरों की सफाई है, क्यों नहीं, अगर मान लीजिए हमारे पास मजदूर नहीं तो हम इन्हीं लोगों से काम करा सकते हैं। या कहीं पे पार्क हैं, पार्क की सफाई करा सकते हैं। या और बहुत सारे काम हैं जहाँ पे हम लोग को एक तरफ तो लोग नहीं मिलते, लोग मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे की डिमांड करते हैं। ये हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इनको बोलें कि साहब हम आपको ये वेजेस देंगे और हम गारंटी करते हैं कि 100 दिन का पूरे साल भर में आपको हम लोग एक रोज़गार दे देंगे, मेरे ख्याल से बड़े आराम से किया जा सकता है। थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। और एक फिर वही बात जो अभी सिन्हा साहब भी कह रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन में जहाँ तक स्कीम है उसको अगर सरल रखेंगे और लूज थोड़ा सा रखेंगे तो उतनी ज़्यादा कारगर होगी और उतनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है। जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान रोज़गार के क्षेत्र में काफ़ी हमने स्थिति ख़राब देखी और कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है उसे काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, व्यापारियों को भी झेलना पड़ा। और सरकार ने योजनाएं तो चलाई हैं लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति काफ़ी भयावह रही जो हमने दृश्य देखे थे। अब स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है। इसे पूर्णतः बेहतर होने में और भविष्य में फिर इस तरह की स्थिति ना बने, उसको लेकर किस तरह कार्यक्रम चलाने चाहिए? भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को यह सुझाव दिया कि आप देखा होगा कि अभी इस पेंडेमिक में अगर सबसे अधिक सपोर्टिव रहा अगर कोई सेक्टर तो एक तो मनरेगा और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर। इसलिए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए। विनय जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और आपने चर्चा को जीवंत बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हैं और अंतिम टिप्पणी आपसे भी जानना चाहूँगा। आपने श्रम रोजगार मंत्रालय में भी सचिव का पद देखा है, आपने शहरी विकास मंत्रालय में भी देखा है और संसदीय समिति ने कहीं ना कहीं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के मजदूर, गरीबों के कल्याण के लिए चिंता जाहिर की है जिस तरह की कोरोना में स्थिति बनी, और सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि क्रियान्वयन के स्तर पर काम होना चाहिए। आप आगे की तस्वीर को किस तरह देखते हैं कि दोबारा ऐसी तस्वीरें हमें ना देखनी पड़े? देखिए, कोरोना तो कभी किसी रूप में आ ही सकता है। हमको उसकी इस चुनौती का सामना करने के लिए पूरी प्रिपरेशन करके रखना चाहिए। और उसके लिए जहाँ तक मज़दूरों का संबंध है, जैसे मैं बता रहा था, अगर हम एक तो हाउसिंग उनकी, एक एक्सेस टू गुड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज, कि अगर किसी के पास भी अगर कोई समस्या है हेल्थ से संबंधित तो बगैर किसी पैसे के वो उसमें अच्छी क्वालिटी का ट्रीटमेंट करा सके, वो सुविधा। और सामाजिक सुरक्षा में जैसे संगठित क्षेत्र में कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में भी कर रहे हैं। और थर्ड है मजदूरी, कि लोगों को रोज़गार कैसे दें। उसके लिए जितना भी आवश्यक हो सके हमें कोशिश करनी है, छोटे छोटे मीडियम साइज़ के ज़्यादा से ज़्यादा हम एंटरप्राइज, चाहे वो सर्विस सेक्टर से हों, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हों, चाहे किसी और अन्य सेक्टर के हों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि नए नए यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम मोटिवेट करें, उनका सपोर्ट करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें, जिससे कि वो छोटे छोटे एंटरप्राइज लगा सकें। अगर छोटे छोटे एंटरप्राइज लगाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लोकल एरिया में नौकरी के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जगह स्वरोजगार की जो पद्धति है उसे हमें अपनाना चाहिए, ताकि रोजगार खुद के लिए भी हम अपने बनाएं और दूसरों को भी रोजगार देने वाला हम बन सके। और हमने देखा है इस और भारत सरकार ने कई तमाम तरह की योजनाएं चलाई हैं, बस जरूरत है कि क्रियान्वयन सही से हो, जागरूकता हो और जिसके लिए योजना बनाई जा रही है उसे उस योजना के बारे में पता होना चाहिए। शंकर जी, आप इस कार्यक्रम में आए और आपने समिति की सिफारिशों पर और रिपोर्ट पर अपनी बात रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सबका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्रम संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट से यह बात तो साफ हो जाती है कि भारत में कोरोना महामारी ने संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमिकों के जीवन में बुरा प्रभाव डाला है। सरकार के द्वारा मजदूरों के कल्याण के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं और संसदीय समिति ने इसकी प्रशंसा भी की है और साथ ही योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी दिए हैं। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।